काफ़ी रिलेटेबल मूवी थी। मतलब इनिशियली मैंने 2016 में स्टार्ट किया था और छोटी सिटी से ही, उदयपुर से ही हूँ। यहाँ पे इतने आर्टिस्ट नहीं हैं, फिल्म मेकर्स नहीं हैं, तो सब कुछ सीखना भी खुद से ही पड़ा। वैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूँ, बट सीखना था। और लकीली उस टाइम क्या हुआ था कि 27 दिसंबर 2015 जियो लॉन्च हुआ था। उससे पहले हमें इतना एक्सेस नहीं था इंटरनेट का, मतलब हम लोगों को 1 GB मिलता था 1 महीने का। जैसे ही वो लॉन्च हुआ और मैंने इतने सारा सिनेमा एक्सप्लोर किया बाहर का, मैंने देखा कि आप, जैसे मेरा प्लान था कि मैं मुंबई जाऊँगा, वहाँ से स्टार्ट करूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर होने की। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग कुछ कर रहे हैं, अपने चैनल स्टार्ट करके फिल्म बना रहे हैं। तो मालेगांव में भी ये दिखाया है कि उन्होंने अपनी सिटी में किसी ने कैमरा जुगाड़ लिया, किसी ने एक्टर जुगाड़ लिए, किसी ने बोला कि हम थोड़े से पैसे लगा दूँगा। मैंने सोचा मैं भी ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ। तो काफ़ी रिलेटेबल मूवी थी, काफ़ी चीज़ें, जो कैरेक्टर्स भी थे, ऐसे क्लैशेस जो होते हैं, ऐसे उस फिल्म में भी ये हो रहा था कि काफ़ी लोग झगड़ा भी कर रहे हैं दूसरी टीम से, कुछ लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं, वो भी था उसमें। एक्टर्स से कैसे हम लोग, थोड़े से एक्टर्स ये भी होते हैं कि भाव खाते हैं, जो उसमें दिखाया है। बहुत चीज़ें रिलेटेड होती, मतलब, और काफ़ी इंप्रेसिव भी फिल्म और मोटिवेशनल भी थी मेरे लिए। तो और वापस मन करा कि एक को फिल्म और बनाऊँ मैं ऐसी ही छोटी टीम को लेकर। मेरे लिए भी लगभग ऐसा ही था, क्योंकि मतलब हमने भी यहाँ पे ऐसा ना जीरो से ही स्क्रैच से ही करना है, जो भी करना है वही टीम जुगाड़नी है। और मतलब गिने चुने लोग हैं, उन्हीं के साथ में आपको सब कुछ करना है। तो सारे जैसा उसके अंदर में आपस में डिस्प्यूट भी होता है, फिर मिलते भी हैं और मिल के फिर बनाते भी। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि टीम बनाना बड़ी बात नहीं, टीम को लेके चलना हमेशा बड़ी बात है। तो जैसे मूवी में एक डिस्कशन हो रहा था कि राइटर बाप होता, द राइटर इन द मूवी वाज लाइक कि डायरेक्टर ने कुछ भी किया हो वो उसके शोल्डर पे की वजह से हुआ। तो अगेन आप लोगों के एक्सपीरियंस में बाप कौन होता है, राइटर होता है कि डायरेक्टर होता है? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें से मैं एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से राइटर नहीं, लेकिन स्क्रिप्ट जरूर बाप होता है, उसमें कोई बात नहीं है। वही, क्योंकि स्क्रिप्ट से ही सारी चीज़ें डिलीवर करनी। हाँ, वो माँ भी हो सकती है, वो डिलीवर कर रही है, वैसा कुछ कर सकते हैं। आई थिंक मतलब एक को क्रेडिट नहीं दे सकते कि राइटर बाप होता है, पर हाँ, जो स्टार्ट है वो राइटिंग ही है। अगर आपने, मैं तो जैसे अपनी स्क्रिप्ट खुद ही लिखता हूँ, कभी राइटर्स को हायर किया नहीं, तो मैं ऐसा बोलूँ कि नहीं सिर्फ राइटर बाप होता है नहीं, बट या अगर आपकी स्क्रिप्ट बुरी है तो अच्छी फिल्म कभी नहीं बन सकती। अगर आपने अगर स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख ली है, लेकिन आपने एक्टर्स बुरे ले लिए अपनी फिल्म में, या आपकी टीम में मैनेजमेंट नहीं है, या आपका डायरेक्शन बुरा है, तो आप अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। तो एक कोलाबरेटिव एक एफर्ट है, मतलब एक को क्रेडिट नहीं दे सकते। पर हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि हाँ माँ या बाप, तो अगर वो बात करें तो हाँ राइटर है समाव इनिशियली वही बाप है। पर फिल्म मेकिंग में ऐसी होती है, हर स्टेज पर अपना बाप होता है। जैसे अब मैंने फिल्म बनाई है तो राइटर भी बाप है, मैंने लिखी है सॉरी, तो मैं बाप हूँ। उसके बाद डायरेक्टर बाप होता है, फिर वो एडिटिंग जो होगी तो एडिटर जो होगा वो बाप, उसके बाद तो ऐसे चेंजेस होते हैं। Absolutely, and I think even in Bollywood, recently in past 5 to 6 years हमने नोटिस किया कि कैसे राइटर्स को रिकग्निशन मिलने लगा, कि राइटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, राइटर्स को बताया जा रहा है, राइटर्स को अवार्ड दिया जा रहा है उस चीज़ के लिए कि हाँ मतलब वो फोर फ्रंट पे आ रहे हैं कि डायरेक्टर के साथ राइटर का नाम आ रहा है, डायरेक्टेड बाय सो एंड सो एंड रिटन बाय सो एंड सो। सो राइटली सेड कि आप पीपल आर इवेंचुअली रियलाइजिंग कि कोई टॉप पर नहीं होता है, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू द म्यूजिक पर्सपेक्टिव, कि राइटर भी हो गए, डायरेक्टर भी हो गए, एक्टिंग भी कर ली, पर अब लोग अगर किसी मूवी में अगर म्यूजिक नहीं है तो लोग हो सकता है कि बीच मूवी में उठ के चले जाए। तो मतलब म्यूजिक होल्ड्स द ऑडियंस, म्यूजिक की वजह से लोग मूवी को भी याद करते हैं। एंड यू बीइंग अ म्यूजिक कंपोजर एंड अ सिंगर, आपका क्या ओपिनियन है एंड हाउ डू यू सी दिस थिंग? सी मूवीज, हम जितनी भी मूवीज देखते हैं हमें नहीं पता होता एज ए ऑडियंस कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही दिख रहा है। स्क्रीन पे क्या दिखता है? एक्टर, डायरेक्टर का अपना सेंस और तीसरा म्यूजिक और ट्रीटमेंट, टेक्निकलिटीज। लेकिन उसके पीछे एक टेक्निकल टीम होती है, कई लोग होते हैं। जैसे कि हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि कौन बाप होता है, कौन माँ होती है, पर एज ए ऑडियंस किसी को परवाह ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वो कलेक्टिवली अगर हम देखते हैं फिल्म को तो सबके मतलब एक स्पॉट बॉय का भी एफर्ट होता है उसमें, एक फिल्म के अंदर, तभी वो फिल्म बनती है।
रोहित शेट्टी का हर फिल्म में लिखा होता है रोहित शेट्टी एंड टी, तो दैट्स द रीजन। ऑफ टॉपिक चला गया हालांकि। म्यूजिक एक ऐसी चीज है फिल्म को तो बांध के रखती है, लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि बहुत फिल्म्स के अंदर म्यूजिक बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो फिल्म के अंदर बहुत साउंड इफेक्ट्स के साथ में खेला जा रहा है, उसके साउंड डिजाइनिंग के साथ खेला जाता है। जहाँ म्यूजिक की जरूरत है वहाँ म्यूजिक आता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि म्यूजिक सब कुछ है, उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक की कहाँ जरूरत है, कौन से इमोशन पे जरूरत है, बस वहाँ तक आ गया काफी है। अदरवाइज पूरी फिल्म आप एसएफएक्स और साउंड डिजाइनिंग पे खेल सकते हैं। तो कमिंग टू मूवीज अगेन, आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि एज डायरेक्टर्स आप लोग अपनी स्टोरीज कैसे चूज करते हैं कि कौन सी स्टोरी बतानी है, कौन सी स्टोरी काबिल है डायरेक्ट करने के? तो गांव में जाना होता है, अलग अलग टाइप के लोगों से मिलना होता है, उनका माइंडसेट, उनकी समस्याएं, उनका कल्चर, ये चीज़ें देखने और समझने को मिलती है। तब लगता है कि यार ये तो ऐसा होता है ना कि कोई अपना बुक भी सुना रहा होता है, लगता है क्या स्क्रिप्ट है, तो वो वैसी वाली चीज़ है। तो मतलब ऐसा है कि आसपास में आपको बस उतनी सेंसिटिविटी से आंखें खोल के देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये कहानी है या फिर दिखाई जा रही है बस। आपके लिए आई थिंक ये बहुत मतलब टफ क्वेश्चन है मेरा लिए कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये फिल्म अच्छी बनेगी या इस आइडिया पे काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई आइडिया दिमाग में आता है तो लगता है मास्टरपीस है, ऑस्कर विनिंग आइडिया है, पर जैसे ही 2 या 3 दिन बीतते हैं उसके बाद लगता है कि यार ये नहीं चलने वाला है, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं। तो सबसे बड़ा मेरे को कोई भी पूछता है कि फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है राइटिंग का, तो मैं बोलता हूँ कि सेल्फ डाउट्स को ओवरकम करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमेशा कोई भी आइडिया जब भी मेरे दिमाग में आया तो लगा कि यार ये बढ़िया फिल्म लोग बहुत पसंद करेंगे, फिर लगता है हम क्या बना रहे हैं। जब उसके बाद जब पूरी स्क्रिप्ट हो जाती है तब लगता है कि यार ठीक ठाक मजा नहीं आएगा, बनाने जाते तब और लगता है कि यार क्या बना रहे हैं, एडिटिंग टेबल के ऊपर तो बिल्कुल लगता है कि क्या ही बना रहे हैं। तो ये सेल्फ डाउट्स हमेशा रहने वाला है। डायरेक्टली मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप फिल्म वैसी ही लिखो या फिल्म वही बनाओ जो आपको बनानी है, मतलब पहली ऑडियंस आप ही होनी चाहिए अपने फिल्म के लिए। ऐसा नहीं जैसे मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि 100 वासेपुर जैसा कुछ उदयपुर में बनाओ, बट नहीं है मेरा, मतलब वो जॉनरा भी नहीं है मेरा टेस्ट नहीं है, मुझे वो देखना पसंद है, पर बनाना जरूरी नहीं, मैं ऐसे नहीं बना पाऊँगा या बनाना चाहता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया इन 9 सालों में कि फिल्म वही लिखो, फिल्म वही बनाओ जो आपको देखना पसंद है या अपने लिए सबसे पहले फिल्म बनाओ। आई थिंक आपके ऐसा टेस्ट बहुत सारे लोगों को होगा, उन्हें भी पसंद आ जाएगी फिल्म। तो इन बहुत सारी चीज़ों में ना उलझ के कि ये आएगी पसंद या नहीं आएगी, क्योंकि ये सेल्फ डाउट्स हमेशा रहते हैं। तो यही बनाओ जो खुद को बनानी है, खुद को जो पसंद है देखना वैसा कुछ बनाओ, आई थिंक काफ़ी लोग पसंद करेंगे। आपके लिए हाउ डू यू डिसाइड, जैसे म्यूजिक बहुत डिसाइड, एक डायरेक्टर एक विजन देता है कि हमारा ये विजन है, हमें ऐसा म्यूजिक चाहिए या फिर हमें ऐसे लिरिक्स चाहिए, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है कि आप कैसे म्यूजिक बनाना? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मुझे लगता है म्यूजिक बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब्स, कि आप वो कॉपी भी नहीं लगना चाहिए, वो ओरिजिनल भी लगना चाहिए, वो आप कुछ यूनिक भी होना चाहिए, वो मतलब लोगों की जुबान पे चढ़ जाए वैसा भी होना चाहिए, वो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को फुलफिल करना पड़ता है। और फिर डायरेक्टर ने बोला वैसा भी होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप व्हाट इज योर प्रोसेस, आप म्यूजिक में कैसे उस चीज़ को ढालते हैं? म्यूजिक बनाना एक फिल्म बनाने के बराबर होता है, क्योंकि एक फिल्म बनाने का जो प्रोसेस है, जो चीज़ें उसमें लगती हैं उतना ही म्यूजिक में भी लगता है। क्योंकि आप एक तो आपको फिल्म की स्क्रिप्ट के अंदर रहना है, हर फिल्म की हर एक मूड को आपको समझना है, ठीक है, उस मूड के अकॉर्डिंग आपको म्यूजिक बनाना है। तो म्यूजिक बनाने का एक प्रोसीजर है। तो डायरेक्टर बताता है मेरा ये मूड है, मूड क्या है, रोमांस, ठीक है, छोड़ो, मोटिवेटिंग कुछ म्यूजिक हमें चाहिए। तो क्या, पर उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, वो डायरेक्टर बताता है कि हमें इस तरह का एक मोटिवेटिंग या कुछ तड़कता भड़कता लेकिन थोड़ा सा मेलंकली फील चाहिए, तो वो डायरेक्टर तो बता देगा। अब हमें कैसे डिसाइड करना होता है, हम टीम बनाते हैं, लिरिक्स राइटर आता है, लिरिक्स के साथ में हम लोग डिस्कशन करते हैं, फिर वो अप्रूवल के लिए डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर से ओके, फिर उसके ऊपर कंपोजिशन बनती है। तो एक तो ये प्रोसीजर होता है, या फिर हम पहले कंपोजिशन बनाते हैं फिर लिरिक्स लिखते हैं। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसको एंड तक आते आते, हालांकि मैं कंपेयर नहीं करूँगा, बहुत बड़ी बात हो जाती है। म्यूजिक का भी ऑलमोस्ट वैसे ही प्रोसेस होता है, लेकिन उतनी दिक्कत नहीं होती जितना फिल्म बनाने में होती है। लेकिन हाँ, बहुत टफ जॉब है, और हर फिल्म के अंदर हर थोड़ी थोड़ी देर में इमोशंस चेंज होते हैं।
अभी यहाँ पे झगड़े वाला म्यूजिक चल रहा है, इमोशन ड्रामा चल रहा है और इमीडिएट कॉमेडी। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अभी मैं ये म्यूजिक बना रहा था, सडन सीन चेंज हो गया, अब क्या करना है। तो हम लोग को पूरा रीसेट करना होता है अपने माइंड को। हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो इधर उधर जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या कुछ फ्रेंड्स से बात करते हैं, कॉमेडी वाली बातें होती है, तो हम उस जोन में आते हैं। एक तो ये तरीका है। ऑल्सो बिकॉज म्यूजिक बहुत डिसाइड करता है कि अगर इमोशन सही है और उस पर अगर म्यूजिक खराब हो गया तो मतलब ऑडियंस से रिलेटिविटी भी खत्म हो जाती है। सिंपल। म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक जगह तलवारें चल रही है, अगर किसी ड्रामा पीरियड फिल्म के और आप कॉमेडी म्यूजिक चलाते हुए डोरेमोन टाइप्स, तो हाउ वुड यू लाइक इट? राइट, दैट्स द थिंग। तो मुझे लगता है कि म्यूजिक, हर सीन का म्यूजिक, हम लोग जैसे म्यूजिक बनाते हैं, हम पहले ये भी डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म की जो ग्रैंडर है वो किस लेवल पे है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सीन बहुत छोटा होता है, दिखने में उसका वैल्यू, प्रोडक्शन वैल्यू उतनी बड़ी नहीं होती, और हम म्यूजिक दे देते बहुत बड़ा, तो वो बैलेंस नहीं करेगा। अगर आपका सीन बहुत बड़ा है और आपने म्यूजिक दे दिया बहुत छोटा सा, अजीब सा, और ज़्यादा उसमें ग्रैंडर नहीं है, तो वो भी खराब कर देगा पूरा सीन। तो वो हमें मैच करना होता है हर सीन के हिसाब से कि ये सीन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा, इसके अंदर ग्रैंडर चाहिए, ऑर्केस्ट्रा कितना हैवी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। तो ये हालांकि प्रैक्टिस भी है, करते करते समझ में आता है। हालांकि बहुत लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं पाते, बट ठीक है, ये एक आर्ट है, प्रोसेस है। सर मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछ लूँ क्योंकि मतलब अभी की जिंदगी में जहाँ अटेंशन स्पैन नहीं है, जहाँ पे सबको, लोगों को एकदम इंस्टेंट सक्सेस चाहिए और सबको फेम चाहिए, और लोग कुछ भी कर रहे हैं फेम के लिए, फेम भी नहीं अटेंशन के लिए, इतनी अटेंशन चाहिए। उस एरा में आप फार्मिंग आपने चुना है, विच इज़ नॉट अ वेरी कन्वेंशनल वे। मतलब ऑफकोर्स आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन के लोग वो नहीं चुनेंगे, मतलब उनकी शायद फर्स्ट टॉप 10 लिस्ट पे भी ना हो, रिटायरमेंट प्लान हो सकता है बट टॉप 10 लिस्ट पे तो नहीं होगी। तो आप कंटेनमेंट कैसे ढूंढते हैं? आपने कैसे सोचा कि नहीं यार ये करना है, आई एम कंटेंट विद इट? ऐसा है कि दो चीज़ें हैं जो लोग नहीं सोचते ना, या तो उनके पास में ज़मीनें नहीं हैं, और दूसरी बात है कि उन लोगों ने जाके मंडी में जाके लहसुन और गन्ने का भाव पता नहीं किया, ठीक है, तो वो चीज़ है। और दूसरी बात है, हमारे पता है अभी भी ये अपने आप में पैसे वाली बात है। तो बस ये है कि कितने, क्योंकि अगर किसी कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए महीने के, यही होता है। इससे ज़्यादा तो लहसुन करके देता है। लहसुन अभी आपको तो पता नहीं होगा, मैं थोड़ी जी के बढ़ जाएगी आपकी, 20-25 हज़ार रुपये का भाव था क्विंटल का, ठीक है। अगर आपके पास में 1.5 हेक्टर, बोलो 6-7 बीघा भी है ना, अब मान के चलो 45-50 लाख रुपए आपने 4 महीने में निकाल दिए। तो ये कंटेनमेंट वाली बात नहीं, ये स्मार्ट चॉइस है आपकी। तो बिल्कुल है, आप फ्री के फ्री हो, लोग आके आपके लिए काम कर रहे हैं, और आपके लिए, आपके पैशन को देने के लिए समय है, और पैशन को देने के लिए पैसा भी है। अभी तक मेरे को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला, जो भी बनाया मैंने खुद के पैसे लगा के बनाया, जैसे पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात है इक्विपमेंट्स खरीदे, मैं उनको भी रेंट पे चलाता हूँ। जब मैं फिल्म खुद नहीं बनाता हूँ तो दूसरे तो बनाते हैं, भाई बनाना है, कोई भी बनाना है। सर फुल टाइम बिजनेसमैन आप? मैं जैन हूँ मैं नेचुरली आता है फिर तो। एंड गौरव फॉर यू, आपको कब लगा कि नहीं यार आर्टिस्ट बनना है, आपकी ये एक भली क्या होगा लाइफ में देखेंगे, पर करना तो यही होता है? ओके, सो मैं बचपन से ही ऑलवेज बीन अ स्टोरी टेलर। मुझे याद है मैं बचपन में से किस्से सुनाया करता था दोस्तों को, इतना था मेरे अंदर, मतलब कहानीकार जिसको बोलते थे। कभी नहीं सोचा था कि ये करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हमारे टाइम में ना एक्सेसिबिलिटी थी, ना इतना नॉलेज, ना अवेयरनेस था। तो हमारे टाइम पे 3 ऑप्शन होते थे। अगर आर्ट्स किया है मतलब आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, कॉमर्स लिया मतलब आपको सीए बनना है, और साइंस लिया है तो आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आप इंजीनियर बनोगे या टेक्निकल फील्ड में आगे जाओगे। मुझे फिल्म देखना बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी माँ बहुत बड़ी फिल्म भक्त है, तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म दिखाई 60, 70, 80s की। मेरी मम्मी ने मुझे बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी ऐसे फिल्म मेकर्स की फिल्म दिखाई, तो मैं, मुझे फिल्म देखना पसंद था, और मैं फिल्म देख के बहुत सोचा करता था। उसके साथ साथ मेरी 2 बहनें हैं, तो मेरे माँ बाप मुझे बाहर खेलने नहीं देते थे, बोलते थे घर में ही खेलो। तो हम लोग घर खेलते थे बहुत ज़्यादा। तो मेरी बहनें जब घर बनाती थी उसमें कहानी मेरी होती थी, तो एक फैमिली बता दी, उसमें स्टोरी है आगे बढ़ेगी। तो इतना मुझे याद है कि मैं बाहर तक कहानी का था। फिर टाइम के साथ क्योंकि अवेयरनेस नहीं था तो मेरा वो कहानी का खत्म हो गया थैंकफुली। पर हाँ, मैंने फिर इंजीनियरिंग
मतलब मैं PCM लिया मैंने, तो पढ़ने का इतना ज़्यादा था कि 14-16 घंटे पढ़ना है क्योंकि पास होना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो वो मेरे अंदर का वो फिल्म बफ खत्म हो गया, मैं सिनेमा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था कि पढ़ाई इतनी करनी है। बट जब मैं कॉलेज में गया तो उसके बाद मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं बिल्कुल भी टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे ऊपर जाती थी सब चीज़ें। पर हमारे कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, ताजनी से मैंने इंजीनियरिंग की जयपुर से, तो वहाँ इतनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी कि मैं बस वही पढ़ा रहता था। मैंने अपने ग्रुप बना लिया था, हम लोग काफ़ी एक्ट करते थे, काफ़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था और काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस भी मिलने लगे। फिर थर्ड ईयर में मुझे याद है 2013 में हमारे कॉलेज में इंटर कॉलेज नुक्कड़ हुआ था, तो पैसिफिक और दूसरे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस सब आए थे। मैंने अपना एक एक्ट लिखा था 10 मिनट का, जो उस टाइम करंट सिचुएशन थी, पॉलिटिक्स थी और सब कुछ चीज़ों को मिला के, और मैंने वो डायरेक्ट किया और राइटर भी नहीं था उसका। तो हम लोगों ने भी वन फर्स्ट प्राइज, तो मुझे उस दिन से सब लोग राइटर डायरेक्टर बोलने लग गए। तो वहाँ मैंने डिसाइड कर लिया थर्ड ईयर में कि कुछ भी हो जाए, एक बार इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है और उसके बाद मे बी आई स्टार्ट एज ए राइटर और फिल्म मेकर वगैरह। तो 6 दिन मैं जॉब करता था और संडे को सिर्फ मैं शूट करता था। अगर मैंने एक्टर्स के ऐसे कि अपने आसपास जो लोग अच्छे दिखते थे, इनिशियली आप करते हो कि तू कर ले, तू भी कर ले, तो मैं जैसे मालेगांव में फिल्म में और एग्जैक्टली वैसा ही, बस अपने अपने आसपास के लोगों को बुलाया, कैमरा भी एंट्री लेवल कैमरा खरीदा 16 मार्च में, पहला ऑडिशन रखा उदयपुर का, काफ़ी लोग आए और देख, मैंने हैंडीकैम पे अपना पहला ऑडिशन दिया, तो काफ़ी लोग देख के चले जाते कि ये तो क्या ही ऑडिशन है। मेरी कंपनी का नाम द रॉ फिल्म से TRF, पता नहीं उदयपुर में एक रूमर फैल गया कि TVF वाले आ रहे थे, तो TRF की जगह TVF समझे कुछ लोग आए और मैंने देखा कुछ लोग आ रहे हैं, वो देख के जा रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसे मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई, बहुत गलतियाँ की, बहुत ही ऑफर फिल्म बनाई थी, बट सीखने को बहुत मिला। तो मेरी लर्निंग रही, एक्सपीरिमेंटल लर्निंग रही है। 18 में मैंने जॉब भी छोड़ दिया था, तो उसके बाद से मैं फुल टाइम एज ए राइटर फिल्म पे काम कर रहा हूँ। ICICI फाउंडेशन, उसके अलावा टाटा सिनी के लिए भी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, काफ़ी अलग अलग जगह पे क्लाइंट्स की डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोज़ भी बनाते हैं। जब भी टाइम मिलता है तो फिल्म्स बनाने का सोचते हैं, उनको लिखते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स मिल गए, उनके साथ मिल गया। तो दिस ईयर मे बी आई बी स्टार्टिंग माई वेरी फर्स्ट फीचर फिल्म, बाकी अब तक से शॉर्ट फिल्म म्यूजिक वीडियोज़ बनाए हैं। जी पर मेरा म्यूजिक वीडियो आया, वन ऑफ माई अचीवमेंट्स। सो या अपना 9 साल हो गए बनाते बनाते। I think you guys have come a long way. Easy नहीं, बिल्कुल भी easy नहीं। So I remember when I was studying documentary filmmaking in FTII, तो हमारी पहली 3 क्लास सिर्फ इस बारे में थी कि फिल्म देखी कैसे जाती है। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कैमरा प्लेसमेंट क्या होता है, एक्टर क्या होता है, कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं। उन्होंने हमें पहली 3 क्लास में सिर्फ ये सिखाया कि फिल्म देखी कैसे जाती है। How you have to become a good audience before you become a good filmmaker, because उनका जो हमारे प्रोफेसर है उनका मानना है कि अगर तुम ऑडियंस को समझ गए तो तुम अच्छे फिल्म मेकर बन जाओगे। बाकी तुम अपने दुनिया में अपनी दिमाग में कितने अच्छे फिल्म मेकर हो, ऑडियंस को नहीं भा रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। इंडियन ऑडियंस इज द की, तुम ऑडियंस के लिए बना रहे हो, ऑडियंस को पसंद है। तो आप लोगों का क्या टेक है उस पर? आप लोगों ने कितनी फिल्में देख कर सीखी हैं, क्या क्या चीज़ें हुआ है, और देखना कितना इम्पोर्टेंट है या सही तरीके से देखना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक अगेन मैं फिल्म स्कूल नहीं गया हूँ, तो मेरे लिए मेरा मतलब रोज़ एक फिल्म देखना मेरे लिए ज़रूरी है। रोज़ नहीं तो मैं रेगुलरली फिल्म देखता हूँ, वेब सीरीज़ देख लिया, कोई शो देख लिया। तो पहले मैं फिल्म एंजॉय करता था आज से 9-10 साल पहले, अब मैं उनको इतना एंजॉय नहीं कर पाता। अब मैं उनको बहुत टेक्निकली एस्पेक्ट से देखता हूँ, जैसे ये क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है। तो ऑब्वियसली हाँ, फिल्म देख के सीखने को मिलता है। मेरे लिए फिल्म देखना मतलब फिल्म स्कूल जाने के बराबर है, तो हर फिल्म देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं बुरी से बुरी फिल्म भी देखता हूँ, अच्छी से अच्छी फिल्म भी देखता हूँ। अच्छी फिल्म से देखता हूँ कि कहाँ मैं बोर हो रहा था, कहाँ मुझे लगा कि यार यहाँ पे फिल्म वीक होगी थोड़ी सी। बुरी फिल्म से ये देखने को मिलता है कि क्या नहीं करना है। जैसे मोस्टली बुरी फिल्म क्या होती है, जब बुरे एक्टर्स होते हैं या डायलॉग्स को ऑफर होते हैं, तो वो देख के लगता है अच्छे डायलॉग्स नहीं। अगेन बहुत बड़ी कश्मकश है, जब आप खुद लिखते हो ना तो इतने दिमाग में सारी चीज़ें कि अच्छा किसी ने ऐसे फिल्म लिख के ऐसे बना दी थी, किसी ने ये सोच के बना दिया। कई बार कुछ जो स्क्रिप्ट होती है वो पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, जब कुछ फिल्म अनाउंस होती है कहता है ये फिल्म बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो टर्न्स आउट टू बी रियली बैड। तो बहुत कश्मकश है, पर अगेन ये कि फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, कि फिल्म देख के मैं तो सीखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए तो फिल्म स्कूल जाना मतलब फिल्म देखना, तो मैं अभी भी ट्राई करता हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ फिल्म देखूँ। सर आपके लिए यही हम लोग भी फिल्में देख के जितना समझ में आता है कि यार कोई पर्टिकुलर कोई शॉट होता है ऐसा कि यार ये कैसे लिया होगा, तो बाकी यूट्यूब का माई बाप ही है, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। सो कमिंग टू द मॉडर्न एज सिनेमा, आजकल लोगों को 3 घंटे की मूवी देखनी नहीं होती। आजकल लोग, क्योंकि जब से नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो ये सब आए, लोग अपनी ईज़ पे देखते हैं, जब मन करेगा तब देखेंगे, आधी बीच में छोड़ के बाद में देखेंगे,
या फिर YouTube पे तो आजकल हर वीडियो का, हर मूवी का सार तो मिल ही जाता है, तो वो पहले वो 15 मिनट में वो देख लेते हैं, पसंद आती है तो पूरी मूवी देखेंगे, है ना। एंड सबसे बड़ी बात इंस्टाग्राम पे, एक अच्छी बात ये है कि इंस्टाग्राम हैज गिवन टूल टू मेनी यंग फिल्म मेकर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, सिंगर्स, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट कि भाई आप अपना, अगर आपके पास कुछ नहीं है और सिर्फ एक फ़ोन भी है तो भी आप अपनी कला दिखा सकते हो, विच इज़ अ प्रो। एंड एट द सेम टाइम उसका बुरा ये है कि अब हर कोई अपने आप को फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, यू नो, सिंगर वो समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 1 मिनट सिनेमा है या ये जो 90 सेकेंड में लोग पूरी स्टोरी बताना चाह रहे हैं, उसकी वजह से जो एक्चुअल सिनेमा है, जो सिनेमा का कोर था, उसकी वैल्यू कम हो रही है कि लोग अभी भी आपके ओपिनियन में कि नहीं भैया थिएटर में, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे थिएटर की बुकिंग्स कम हुई हैं, थिएटर पे जाके लोग कम खरीदते, बोलते हैं नेटफ्लिक्स पे एकदम देखेंगे ना, कौन देखते जाके प्राइम वीडियो पे, कौन देखे जाके उस पर प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स पे तब देखेंगे। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन, बिकॉज अगेन आई अंडरस्टैंड कि आप लोग यूट्यूब, आप लोगों की भी मेजर ऑडियंस यूट्यूब की है, बट स्टिल ऑडियंस को कैप्चर करना और एक बेटर सिनेमा दिखाना आप लोगों के ओपिनियन में क्या है? आई थिंक अभी भी कुछ फिल्म्स हैं जो लोग थिएटर में ही देखना पसंद करते हैं, पर ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं सर। अभी ऐसा चल रहा है कि एक्शन फिल्म जो है ओवर टाइम भी चला जाएगा। आज भी कुछ फिल्में 100 करोड़ कर रही है, 500 करोड़ कर रही है, क्यों कर रही है कि लोग थिएटर में जाना पसंद कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये हुआ है कि मतलब जो एक डिक्लाइन आया है बिकॉज ऑफ द सिंगल स्क्रीन चली गई है। पहले ऐसा होता था, जैसे मेरी माँ आगे जो फिल्म देखना उनको बहुत पसंद है, वो बताती है कि वो हर फिल्म जाती थिएटर में देखते, 50 रुपये का 100 रुपये का टिकट होता था, 10-20 रुपये का होता था। अब ऐसा हो गया कि मल्टीप्लेक्स में 250-300 रुपये, आज आपने जो फिल्म दिखाई जो उसका टिकट भी 250-300 रुपये है, तो लोग नहीं देखना चाहेंगे इतना अगर महंगा टिकट होगा। तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन ऐसे ही निकलेगा कि या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाओ थिएटर को, अगर मल्टीप्लेक्स में मैं एंजॉय करना चाहता हूँ तो मेरे लिए टिकट काफ़ी इकोनॉमिकल होता है कि मैं अपनी फैमिली को ले जा सकूँ। अगर मैं आज सोचूँ कि मेरे घर में 5 लोग उनको फिल्म दिखाना है तो 1000-2000 रुपये मेरे ऐसे ही बच जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात है। प्लस 3000 रुपये का पॉपकॉर्न भी लेना है, पॉपकॉर्न अगेन बहुत एक्सपेंसिव है मूवी से। जीएसटी, तो वो सब चीज़ें अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन आता ही रहेगा। अगेन इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आ गई कि मैं OTT आ गया है, लोगों का अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, 1 मिनट में लोगों को फिल्म देखना। पर आज भी अच्छी फिल्म थी, ओपनहाइमर एक फिल्म थी 3 घंटे की थी, बहुत ही स्लो बर्न मूवी थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। उसकी ऑडियंस है उसमें बिलियंस में। उसका ये भी रीजन है कि उनके जो डायरेक्टर है वो एक बहुत फेमस डायरेक्टर है, वो 3-4 साल में एक मूवी निकालते हैं और उसके लिए वो ऑडियंस वेट करती है कि कब वो मूवी आए। उससे पहले उनकी डनकर्क आई थी, उसके बाद उन्होंने ओपनहाइमर बनाई है, तो वो ऑडियंस है, तो वो तो उनका एक फैन बेस चला रहा है। पर अगर हम नॉर्मल की बात करें या नॉर्मल जो डायरेक्टर्स हैं या फिर जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। मतलब अच्छी बात भी है कि ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट को या हर आर्टिस्टिक माइंड को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, पर इसमें जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं जिनकी एक्चुअल कला है वो कितनी छुप सकती है इस वजह से, या उनको जितना फेम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, उसके कितने चांसेस हैं? बिल्कुल है, उसके ड्रॉबैक्स भी है। अगर OTT पे फिल्म आ रही तो मेरे जैसे फिल्म मेकर्स थे, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करूँगा तो काफ़ी ऑडियंस आएगी। जैसे मेंशन कि ओपनहाइमर का डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, तो लोग उनकी फिल्म का वेट करते हैं, बड़ा प्रोग्राम है। बट OTT के आने की वजह से मैं OTT अच्छी फिल्म बना के OTT को पिच कर सकता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारी फिल्म तो थिएटर में आए उसके बाद ही OTT में डायरेक्टली भी आ जाती है। तो अच्छी बात भी है पर बुरी बात भी है, क्योंकि अगेन कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। अगर OTT सबको, तो ऐसा नहीं है कि सबकी फिल्म के लिए रहेगा, तो मैं अगेन एट दी एंड ये कि अच्छा काम करोगे तो वो थिएटर में भी चल जाएगा और आई थिंक वो OTT पे भी चलेगा। अगर आपने अच्छी फिल्म नहीं बनाई है, आपने उसका प्रमोशन अच्छे से नहीं किया तो अगेन वो नहीं चलेगी। तो बहुत सारे ब्लॉकेज है, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हर बार आएंगे। और मुझे अभी भी यूट्यूब पे भी रिलीज करने में आएंगे, नहीं मिलती कभी कभी ऑडियंस। आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि नहीं यार फिल्म तो बहुत वायरल हो जाएगी, बट नहीं हो पाती, और हम सारा रेवेन्यू यूट्यूब से ही जनरेट करते हैं। तो वो हमेशा कंपटीशन रहेगा। अब इंस्टाग्राम पे, अब ऐसा मैंने आर्टिकल में पढ़ा था कि अब इंस्टाग्राम पे लोग 1-1.5 मिनट की फिल्म बना के रिलीज करेंगे, तो मुझे उस चीज़ में ढलना पड़ेगा, मुझे टाइम के साथ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। या मैं ऐसा करूँ कि थोड़ी फिल्म इंस्टाग्राम के लिए बनाऊँगा, थोड़ी OTT के लिए बनाऊँगा, कुछ ऐसा करूँगा, कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मतलब वो टाइम के साथ कुछ चेंज करना पड़ेगा, देयर इज ओनली अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन फॉर। जैन साहब, आपके बिजनेस पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है कि कितना सही है, कितना गलत है, कितना फ्रूटफुल निकलेगा आप जैसे डायरेक्टर्स के लिए, अपकमिंग डायरेक्टर्स के लिए, या फिर इवन जो डायरेक्टर एस्टैब्लिश थे आज तक? 1 मिनट वाला, या फिर हाँ स्पेशली 1 मिनट 90 सेकेंड्स रील वर्सेस सिनेमा में आपको क्या लगता है चीज किसकी होगी? ये तो
टाइम के साथ में जीत और हार के मायने बदलते रहते हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए अपने फिल्म थिएटर में सिर्फ आ जाना ही जीत है। सही बात। ठीक है, और कईयों के लिए तो भाई 500 करोड़ की जीत नहीं है, क्योंकि बनाई 600 करोड़ में होती है, तो वो भी नहीं है। तो वैसा है कि, और वही बात की सिनेमा है ना, इतना बड़ा पेड़ है, ये छोटी मोटा हवा के 1-1.5 मिनट वालों से ही हिलने वाली है, इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये ज़रूर है, हाँ ठीक है कि, और जितना हम लोग देख रहे हैं ना कि थिएटर के अंदर में फुटफॉल कम हुआ, ये कोविड के बाद हुआ, उसी टाइम पे OTT ज़्यादा चला है, आप लोग मतलब लोग ज़्यादा शिफ्ट हुए। और ऐसा है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत अच्छा एक्टर है, वो जो बहुत अच्छा एक्टर होता है ना, वो OTT पे होता है, थिएटर में उसकी फिल्म देखने नहीं जाते। थिएटर के अंदर में चाहिए एंटरटेनमेंट, वहाँ चाहिए मास, मजा, बस। नहीं, सही बात है। जैसे थिएटर में सलमान खान की मूवी चलेगी, थिएटर में आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनकी मूवीज चलेगी, पर अगर मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो इनका OTT में कोई कंपटीशन नहीं है कि ये लोग सालों से दे आर क्रीम एक्टर्स, बट उनकी जो एक्चुअल फैन फॉलोइंग बढ़ी वो जब से OTT पे आए तब से बढ़ी है। और उनका कंटेंट मतलब दे आर, पंकज त्रिपाठी ऑलमोस्ट हर OTT सीरीज में है, ही इज ऑलमोस्ट इन एवरी सीरीज। आई रिमेंबर रणबीर कपूर का एक इंटरव्यू था, उसमें कह रहे थे कि यार जैसे तमाशा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट पीस है तमाशा, बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट पीस है, पर वो थिएटर में फ्लॉप, वो भयंकर फ्लॉप, एंड इट वाज वन ऑफ द फ्यू इम्तियाज अली मूवी जो थिएटर में फ्लॉप हुई है। अदर सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बच्चों से लेके रिमोट एरियाज में, आप जैसे राजस्थान के ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनका इंस्टाग्राम चैनल है, जो बहुत फेमस हैं, और एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में सिंगर्स थे या एक टाइम पे उन्होंने इंडियन आइडल या ये सब जीता था और अब वो गायब है, ठीक है। एंड तो म्यूजिक की फील्ड में भी भयंकर टैलेंट आया है, एंड हो सकता है कि लोग पूरा गाना जानते भी नहीं, वो सिर्फ वो जो एक हुक फेमस हो गया है वो उसी को जानते हैं, और उसके आगे पीछे का गाना नहीं पता है, और उसी वजह से वो गाना चल गया है, और कितनी उस पर रील बनाई गई है उसकी वजह से उसकी वायरलिटी को लोग जज कर रहे हैं। तो म्यूजिक की फील्ड में कितना डिफिकल्ट, कितना इजी, आपको क्या लगता है कितने चेंजेस आएंगे, स्पेशली बिकॉज ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट बेस्ड इंडस्ट्री एंड कंटेंट ड्रिवन इंडस्ट्री होती जा रही है। इंस्टाग्राम पे हम देखते हैं कि 1 मिनट सॉन्ग्स भी आने लगे। अब ये हो गया है कि लोगों को 1 मिनट से ऊपर गाने नहीं सुनना हो गया, वो हुक वाली बात है ना, चांद वाली है, बस वो उतना ही आता है। अब वो किसी भी गिटारिस्ट को बोलेंगे वो गाना गा के सुनाओ तो उसको उतना ही आएगा, लेकिन पूरा गाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, जितना इंस्टाग्राम पे सुना उतना आपको सुनना है। हालांकि ये प्लेटफॉर्म भी है, हालांकि जो लोग को म्यूजिक लोगों तक पहुंचाना था वो इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंच भी रहा है। जैसा कि आपने कहा कि जो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे सिंगर्स थे आज उनको कोई नहीं जानता, ठीक है, या भूल गए, या वो कुछ कंटेंट बाहर नहीं ला पा रहे, लेकिन दूसरे ला पा रहे क्योंकि वो प्लेटफॉर्म उन्हें मिल गया। अब टैलेंट तो पहले ही था पूरे इंडिया में, अगर आप गली कूचे में जाएंगे तो कोई ना कोई, आप हो सकता है हम में से किसी की मम्मी घर पे गाना गाती है, अब उन्होंने गा दिया इंस्टाग्राम पे, वायरल हो गया, तो अब वो भीड़ बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि लोगों में अब वो नए टैलेंट जब दिखने लग रहे हैं तो पुराने छुपते जा रहे हैं। टैलेंट तो सारे में है, लेकिन सारा खेल जो है ना, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ वो है आपकी मार्केटिंग का, आपने अपने आप को कैसे मार्केट किया है। मैं आपको ऐसे ऐसे गाने सुना सकता हूँ जो आप बोलोगे ये गाना कहाँ था, ये हमने तो सुना ही नहीं, इतना ब्रिलियंट गाना, लेकिन नहीं आ पाए, लोगों तक पहुँच ही नहीं पाए। रीज़न क्या है? पहुँचाना नहीं आ रहा, क्योंकि हम जिस एरा में आ गए हैं वहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अब चाहे कितना भी बड़ा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर लो गाने के अंदर, होता ये है कि जितनी भी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज हैं, जैसे कि हम गाना बनाते हैं, गाना जाता है टी सीरीज में गया या कोई भी म्यूज़िक कंपनी में गया, तो वो लोग लेते नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसमें गा कौन रहा है, अरिजीत ठीक है आप दे दो, या इसमें एक काम करो आप इस पर्टिकुलर सिंगर को गवा दो। क्यों? क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, वो चाहते ही कि ये गाना जुबिन गा रहा है या अरिजीत गा रहा है तो ऑलरेडी हिट है, वो चाहे गाना कितना भी खराब क्यों हो। राइट, कमिंग टू अ सिमिलर टॉपिक सर, कि
आप लोगों को लगता है सिनेमा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? बिकॉज जैसा आप लोगों ने बोला कि आप लोग स्टोरीज आसपास से देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि सिनेमा रिफ्लेक्शन है, थोड़े से अपने दिमाग की उपज के साथ में चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो मज़ेदार भी तो बननी चाहिए, बस छोटा छोटा मोटा मसाला होता है, बाकी तो सब ओरिजिनल होता है। और कई बार मसाला भी बाजार में मिलता है, लोगों में मिलता है, और उन्हीं के अंदर से निकल के सब चीज़ें बनती हैं, क्योंकि आप उस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते जो यूनिवर्स में नहीं है ना। आप जो यूनिवर्स में है आप उसी की कल्पना कर सकते हो, तीसरी चीज़ होती नहीं। बस फिर ये सब यही है, क्या दिक्कत है? और क्या होना चाहिए सिनेमा रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी? वही रिलेवेंट रहना है तो रिलेटेबल फिल्म्स तो बनानी पड़ेगी, और आप वही स्टोरी कहाँ से लाओगे? आप अपने आसपास ही ढूंढ सकते हो। हाँ, कुछ लोग बनाते हैं साइंस फिक्शन फिल्म, सुपर हीरोज पे बनती है फिल्म, तो होती है वो फिक्शनल चीज़ें भी होती है, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे लेकिन अगर आप देखोगे वो रिलेटेबल होना चाहिए। जैसे मुझे आयरन मैन से कब प्यार होगा जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर जो इतना रिलेटेबल है, अब वो सिर्फ सुपर हीरो ही बनता रहेगा पूरी मूवी में, तो उससे रिलेट नहीं होगा। कैप्टन अमेरिका जब वो बनता है उससे पहले वो पतला सा लड़का था, आई यूज्ड टू बी स्किनी, तो मैं उसे रिलेट कर पा रहा था। तो अगेन वो रिलेटेबल चीज़ें मैंने बनाई, तो राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगेन हम उस साल पे आते हैं कि राइटर बात होता है, जब आप लिखो तो चीज़ों को इतना रिलेटेबल बनाओ, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि अगर आप मूवी में एक शॉट दिखा रहे हो कि एक बॉम्ब है, तो वो दिखना चाहिए कि बॉम्ब है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वो मूवी को थिएटर में एंड आई थिंक ऐसा तुमने रिलेटेबल वाली बात कि इवन इन द मार्वल यूनिवर्स अगर हम देखें तो हल्क उतना फेमस नहीं है, पर आयरन मैन उतना फेमस इसलिए क्योंकि आयरन मैन खुद आयरन मैन बना, या बैटमैन इसलिए फेमस है क्योंकि वो खुद बैटमैन बना है, वो नेचुरली सुपरस्टार नहीं था, वो खुद सुपरस्टार बना है। तो दैट गिव्स पीपल द बिलीफ कि नहीं यार अगर कुछ रिसोर्सेज हैं या हम मेहनत करें तो सुपरस्टार तो हम भी बन सकते हैं एट व्हाटएवर कैपेसिटी। मेरा ये ओपिनियन है, ये ऑब्जर्वेशन है कि आप ट्रेंड को कब तक फॉलो करेंगे, क्योंकि ट्रेंड तो हर 10 दिन में बदल रहा है ना। यही प्रॉब्लम है, हम कमर्शियली सोचते हैं ना, आर्टिस्ट के वे में सोचेगा तो वो हिट ही नहीं होगा। नहीं, मैं उसमें आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ कि अगर आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव से आप ट्रेंड फॉलो करने लग गए तब तो आप ट्रू आर्ट बाहर ही नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आर्ट का एक प्रोसेस है, आपको उसको पता करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, आपको उसमें घुसना पड़ता है। अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करो तब तक तो ट्रेंड 3 बार चेंज हो जाएगा। तो आप ट्रेंड फॉलो करोगे कि आप अपनी आर्ट को ट्रू रहोगे कि आप अपना काम करोगे, हाउ वुड यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? एक्चुअली क्या आर्ट जो होता है ना वो 2 चीज़ों पे चलता है, एक आपके मूड पे और लोगों के मूड पे। आपको लोगों के लिए गाना बनाना है तो आपको उनके मूड के हिसाब से बनाना होगा। हमारे मूड के हिसाब से तो हम कुछ भी बना सकते हैं। आज मेरा मूड चल रहा है कि मुझे आज बहुत पैपी नंबर चलाना है और मैंने रिलीज कर दिया, लोग सुनेंगे ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं मत सुन भाई, मेरी इच्छा, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैंने बनाया, मैंने रिलीज कर दिया, तेरे को नहीं सुनना मत सुन, दूसरा सुन लेगा। एक तो ये एटीट्यूड होता है, मुझे लगता है मैं इसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना म्यूजिक ही नहीं दे पा रहा हूँ, मैं लोगों के हिसाब से म्यूजिक बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम कमर्शियल बात करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टर, जैसे कि भाई हमारे डायरेक्टर ये हमारे पास में आएंगे और मैं बैठा हूँ आज मैं बहुत हैप्पी मूड में हूँ, या फिर कहते हैं भाई उसने इसका मर्डर कर दिया और वो इसके लास्ट में रो रहा है, अब इसमें क्या गाना बना? अरे मैं तो हैप्पी मूड में हूँ, क्या करूँ? नहीं, बनाना तो अभी पड़ेगा और अर्जेंट है, कल रिलीज करना है, तो मैं क्या करूँगा? मुझे उसके पर्सपेक्टिव से गाना बनाना पड़ेगा, लेकिन मेरा मूड तो है ही नहीं। मैं तो बैठा था पेपी नंबर गाना बनाने के लिए। फिर सर पर आप जो बात करो मूड इज अ डिफरेंट थिंग। इट इज लाइक ट्रेंड तो इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं ना, आप इंस्टाग्राम पे अगर ट्रेंड आ रहा है अभी कि नहीं, अभी एनिमल जैसे गाने चल रहे हैं, तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स अगर उस ट्रेंड को फॉलो करने लग गए, या एनी आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल अगर उस ट्रेंड को फॉलो करने लग गए, तो आर्ट की वैल्यू तो कम हो गई ना। सब भेड़ चाल में भाग रहे हैं। यही तो हो रहा है, आर्ट की वैल्यू तो नहीं है। अब मैं यही चीज कवर करना चाह रहा था कि आर्ट की वैल्यू तो वैसे ही नहीं है। जो आज हम सुन रहे हैं वो आर्टिस्ट लोगों के हिसाब से तो गाना बना रहा है, वो अपने गाने थोड़ी बना रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको मनी चाहिए, उसको अपना घर चलाना है, उसको बहुत सारी चीजें देखनी है। लेकिन एक सुकून वाला आर्टिस्ट है जिसको इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी से परे रहना है, वो तो वही करेगा जो उसको आ रहा है, जो उसने बनाया है, वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता। तो इट डिपेंड्स, आप वो टाइम पे आप लोगों के लिए गाना बना रहे हो या अपने लिए गाना बना रहे हो। तो मेरे हिसाब से आर्ट वही है कि आप गाना अपने लिए बना रहे हो, इफ यू आर हैप्पी विद दैट सॉन्ग, तो लोगों की परवाह मत करो, मेरा ये मानना है। फिर बात है, आप इससे पहले क्वेश्चन था आपका कि घर कैसे चलता है इन लोगों से, शायद क्वेश्चन नहीं था, ऐसी कुछ बात थी, पर्सपेक्टिव था जो मेरे माइंड में भी था कि आर्ट से कुछ लोग अपना घर नहीं चला पाते।
ठीक है, और कुछ मेजॉरिटी जाने कुछ नहीं सर, मेजॉरिटी बिल्कुल वो अपना घर नहीं चला सकते, वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं या फिर आर्ट को ही बिजनेस बना देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि एक आर्टिस्ट जो आर्ट को बिजनेस बना रहा होता है वो काम कर रहा है लोगों के लिए, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा होता। प्रोड्यूसर से वो पैसा लेके आता है ना तो उसको प्रोड्यूसर की सुननी पड़ती है। वो कहेगा पैसा मैं दे रहा हूँ मेरे हिसाब से बना भाई, तो उसकी क्रिएटिविटी खत्म। तो एंड ऑफ द डे वो बना दूसरों के लिए, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा। खुद के लिए कौन कर रहा है ये? और ऐसे कई फिल्म मेकर्स जो खुद के लिए कर रहे हैं, जिनको पता है कि ये मेरा मन है, ये स्क्रिप्ट है, अब उसके अंदर थोड़ा बहुत ट्वीट करके वो लोगों के हिसाब से इमोशंस डाल देते हैं, लेकिन है तो उनकी पोटेंशियल, है ना? तो ये चीज़ है। सो कमिंग टू दैट कि आप लोग कैसे अपना मन का कर पाते हो इफ यू डोंट हैव अ प्रेशर कि कोई नहीं बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप लोग कैसे डिसाइड करते हो व्हाट स्टोरीज टू टेल, या फिर डिसीजन भी छोड़ो, आप लोग के ओपिनियन में क्या है कि कैसी स्टोरीज आनी चाहिए? जैसे अपन ने अभी एक मूवी देखी सुपर बॉयज ऑफ मलेगा, अब ये शायद थिएटर में उतनी नहीं चली, पर दिस वाज अ स्टोरी टू बी टोल्ड। या फिर अभी केसरी 2 रिलीज हुई जो जलियांवाला बाग पे रिलीज हुई, अब लोग को शायद वो हिस्ट्री नहीं पता थी, बट दैट वाज अ स्टोरी टू बी टोल्ड। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो सिनेमा के थ्रू ही लोगों को पता चली। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, हिस्ट्री के लोग हैं जो सिर्फ सिनेमा के थ्रू पता चले। तो एज आप यंग डायरेक्टर्स इन 21st सेंचुरी, आप लोगों को क्या लगता है कि कैसी स्टोरीज बतानी जानी चाहिए? बताई जा रही है दैट इज अ डिफरेंट, पर बतानी कैसी चाहिए, कैसी स्टोरीज को फ्रंट पे लाना चाहिए? आप जब अपने आसपास ही कहानियाँ देखते हो उसमें से समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें ना कहीं और नहीं हो सकती, कहीं और हो रही है तो उसका फॉर्म कोई दूसरा होगा, है ना, कोई तरीका दूसरा होगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, अभी मैंने एक फीचर लेंथ फिल्म बनाई है, शूट करी, एडिट करा, 2.5 घंटे की फिल्म है अफीम की तस्करी और इन सब चीज़ों के ऊपर। अब मेरे ही एरिया में पैदा होकर मैं बचपन से देखता रहा हूँ, तस्कर मेरे दोस्त है काफ़ी, हमारे यहाँ से मार ले जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें, और पुलिस वाले हैं अच्छे परिचित हैं। मैंने जेल उदयपुर सेंट्रल और मंसूर जेल वगैरह वहाँ पे जाके अपराधियों के इंटरव्यू किए, पता किया कि भाई कैसे ले जा रहे हैं किसानों की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की हर साल इस पर पॉलिसी चेंज होती है। तो अब ऐसा है कि पंजाब में बैठे हुए लोग और मारवाड़ में बैठे हुए लोग अफीम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ड्रग के तौर पर, और यही अपना मतलब बेल्ट, यही एरिया है जिसमें सबसे ज़्यादा हो रही है। और उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत गाजीपुर के आसपास होती, थोड़ी बहुत मणिपुर में इलीगली हो रही। मेजर तो अपना मेवाड़ मालवा वाला रीजन है, यहीं पे पैदा हो रही यही चीज़। अब जब यही मैं किसी साउथ बॉम्बे या फिर साउथ इंडिया में किसी को मैं अफीम के बारे में बताऊँ, किसी को पता नहीं, ठीक है, लेकिन यही अफीम जब राजस्थान से ट्रैवल करके पंजाब में एंटर करती है, वहाँ से खेतों से या रावी नदी के चैनल के थ्रू जब पाकिस्तान में जाती है, और वही हेरोइन बन के गुजरात पोर्ट से जब इंडिया में आती है तो उसको सभी लोग जानते हैं, है ना, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो गया। तो ये चीज़ है कि अब लोगों ने, अब हमने बॉलीवुड में देखा ड्रग्स पे बहुत सारी फिल्में बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हेरोइन आ रही है, पाकिस्तान इसको भेज रहा है, ऐसा ऐसा बताते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अफीम कहाँ से आ रही है? पाकिस्तान में अफीम पैदा थोड़ी होती है, अफगानिस्तान का बॉर्डर सीख ले 2001 के बाद से, अभी कैसे हो रहा है? इंडिया से अफीम जा रही है, किसान को सरकार 2000 रुपये किलो देती है अफीम का, तस्कर 2 लाख रुपए किलो देता है। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस अपनी सोसाइटी में भी नजर आता है, अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है, किसान है, किसान के पास में अफीम के 2000 रुपये हैं, अगर उसके घर पे तस्कर नहीं आ जाए मान लेने के लिए तब तक, ठीक है, सरकार 12 किलो एक 10,000 के पट्टे में 20 किलो माल बैठता है, 12 किलो ही लेती है सरकार, 24,000 रुपये आते हैं, उसके खर्चा होता है 1 लाख रुपए का। किसान बेवकूफ़ थोड़ी है जब उसकी खेती कर रहा है, सरकार भी बेवकूफ़ थोड़ी है कि इतना बाहर माल कैसे जा रहा है, किसान इतना पैसा खर्च करके काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली तस्करी हो रही है, सबको पता है। तो यही चीज़ दिखाने के लिए कि सबको सब चीज़ें पता है। राजस्थान में बजरी बहन है लेकिन मकान बन रहे हैं ना, तो ऐसा है कि जब कहने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि ये झूठ है, तो झूठ झूठ नहीं होता। क्या बात है, सही बात, क्या बात है, तो सही बात। इसमें भी वैसे ही है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कहानी दिखानी है, अब उनको पता होता है कि ये यूनिक है, ये कोई नहीं देख सकता, ये किसी को पता नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि
वही कहानियाँ, सेम कहानी अलग रीजन के अंदर में अलग तरीके से बताई जा रही होती है। आपके आसपास में कई लोक कथाएं होती है, लोक परंपराएं होती है, लोक संगीत होता है। अब बस उसका ट्रीटमेंट कैसा है, आप कैसा उसको दिखाना चाह रहे हो, वो चीज़ें उसके ऊपर में डिपेंड करती है। एक मतलब देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट भी शेयर कर देता हूँ। अभी इसमें आप देखोगे कि अपना एरिया है ये उदयपुर चित्तौड़ वाला ये वाला एरिया 1974 राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं था, है ना। 74 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अपने यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, जेके सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई और यहाँ पे लोगों ने वो माइनिंग वगैरह करना शुरू किया उस टाइम में। अपने यहाँ पे लोक नृत्य गौरी है ना, रई नाचते हैं जिसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, शिव और भस्मासुर की कथा का मंचन होता है, उसका मूल वही है। अपने यहाँ पे ये लोग आए, ये गांव में एनओसी लेके घूमते थे। ये इवन अभी अनिल जी अग्रवाल इतने बड़े सेट हैं वेदांता के, ठीक है, तो ये लोग भी कभी कभी इनके कर्मचारी बड़े अधिकारी लोग ये गाँव में घूमते थे, गाँव वालों से एनओसी लेते थे कि हम थोड़ी जेसीबी वेसीबी लगा के वहाँ पर खुदाई वगैरह कर लेंगे, माइनिंग कर लेंगे, कर लेते। तो लोगों ने कहा ठीक है, हमारे लोगों को काम पे लगाया जाएगा, हम आप कर लो। इसी बहाने ये सारी चीज़ें ऐसे ही भस्मासुर में आया था शिव जी के पास में, शिव जी वरदान दे दो, और फिर उसके बाद में जब शिव जी ने वरदान दे दिया, उसने जैसे वरदान मिला कि मैं किसी को भी भस्म कर सकता हूँ, तो वो शिव जी के पीछे दौड़ गया, पहले ट्राई नहीं करना है ना। तो सबसे पहले जब वो माइनिंग के लिए जगहें खोदी गई, आज वो के गांव पलायन कर गए ना, पहले कहीं गांव हुआ करते थे, वो गांव वहाँ नहीं। तो अब ये चीज़ है, ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत चेंज है। कांतारा में क्या है ना, ये तो अपने मेवाड़ मालवा की गौरी और एक्सकेवेशन है इनका, वहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही है। तो बस ये है कि थोड़ी सी ट्रीटमेंट अलग हो सकती है, चीज़ें अलग हो सकती है, बाकी सब जगह कहानियाँ वैसी है, बस तय आपको करना है कि आपको दिखाना क्या है। सही बात। तो व्हाट डू यू हैव टू से, जैसे वी रन अ कम्युनिटी कॉल द आर्टिस्ट ऑफ उदयपुर, जहाँ पे हम लोग किसी भी टाइप के आर्टिस्ट हों उनकी हेल्प करते हैं, उनको मार्केटिंग में हेल्प करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट करने की हेल्प करते हैं। वी रन अ कम्युनिटी कॉल यंग प्रेजेंट, जहाँ पे बच्चों को बुला के हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको नई नई अपॉर्चुनिटी से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आने वाले आर्टिस्ट के लिए? बिकॉज नो डाउट अब उनके पास एक फ़ोन का मीडियम तो है, तो अब उनको शायद पोटेंशियली अपने से ज़्यादा ही पता होगा कि इंस्टाग्राम को अच्छे से कैसे यूज़ करें। तो उसमें उस सेक्टर में तो अपन को ट्रेन नहीं करना है, बट हाउ वुड यू से कि कम्युनिटीज़ लाइक दिस, उनका कितना बड़ा रोल होता है? क्या जैसे अगर आपको आपके टाइम पे कम्युनिटी मिली होती है, आपको एक आपके टाइम पे गाइडेंस मिली होती है, या ऐसे लोगों से मिलने को मिलता लाइक माइंडेड, तो आपकी आर्ट में या आपकी पर्सनालिटी में कितना चेंज आता, फर्स्टली। एंड सेकेंडली, व्हाट वुड यू से टू द यंग आर्टिस्ट जो अब शायद अब बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ जो लड़का लड़की हैं जो नहीं कर पा रहे हैं आर्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उनको मन में है कि एक्टर बनना है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, जो भी, तो वो कैसे साइमल्टेनियसली अपने आर्ट को फॉलो करें, कैसे एक फुल फ्लेजेडली इसको बिजनेस या एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं? आई वुड आस्क यू गाइस कि आप तीन दोनों ही क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। एक्चुअली जो जितने भी यंग जनरेशन जो है, जो आर्ट फॉलो कर रही है, जो म्यूजिक की बात कर देता हूँ, जो इंस्टाग्राम के थ्रू फेमस भी हो रहे लोग, अपने टैलेंट को दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम से, और उनके लिए कम्युनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये कम्युनिटी जो आप रन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ नहीं सारे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ये जो उसने बनाया है वो बेस्ट है, क्योंकि सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है, ठीक है। जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो वो ले नहीं पाते, आर्टिस्ट का नेचर भी होता है, बहुत जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करते फ्लॉज के लिए। तो क्या होता है ना कि जब आप वैसी सोसाइटी में रहते हो, आपको पता चलता है कि भाई मेरा बाप बैठा है वहाँ पर, यार ये तो बहुत अलग ही चीज़ कर रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि मैं अच्छा हूँ। तो उनके लिए वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सारे तलाशी हो जाते हैं, रियलिटी चेक मिलता है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोग के लिए। दूसरा कि आर्ट को अगर आपको बिजनेस बनाना है तो बिजनेस के बारे में सोचो, पर आर्ट के बारे में मत सोचो।
क्योंकि आर्ट तो ऐसी चीज़ है जो मरते दम तक आपके अंदर आएगी नहीं। वो हर दिन आपसे परीक्षा लेती है, वो हर दिन बोलती है मुझे सीख। क्योंकि अब क्या हो गया है, जबकि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एक मिनट के गाने आ रहे हैं, एक एक मिनट के रील्स देख के लोग बोर हो जा रहे हैं, यार स्क्रॉल कर दिया, लोगों में पेशेंस नहीं, डूम स्क्रॉलिंग चल रही है, बिना सोचे समझे बिना स्क्रॉल सोचे। कर रहे हैं। ठीक है, फिल्म भी वही हो रहा है। आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, देखेंगे अरे यार थोड़ी सी ज्यादा दूसरी लगा, यार थोड़ी दूसरी लगा, यार इसको मजा नहीं आ रहा। ओटीटी में देखा पहला वो देखा एपिसोड, परसों देखेंगे, कल देखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब। पेशेंस नहीं है लोगों में, वो चीज़ नहीं रही है। सौरभ, what do you have to say? इस टाइप की कम्युनिटीज़ जो है, जो आपको काफ़ी देखने को मिलती है, मतलब ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसा मैं हमेशा मैं एक चीज़ को बहुत ऊपर रखा हूँ, वो रखा हूँ मैं टीम को। अगर आपको टीम बनानी है तो आपको लाइक माइंडेड लोग तो आपको आसपास चाहिए। तो आप अगर आपके आसपास होंगे, आप आसपास आजू बाजू देखने से चलेगा नहीं, ऐसी किसी कम्युनिटी में जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जब आपको लोग मिलेंगे तो आप डेफिनेटली कुछ सबके साथ मिलकर कुछ अच्छा करें। उनमें से कोई राइटर हो सकता है, कोई कैमरा पर्सन होगा, कोई साउंड करने वाला होगा, तो आपको उन लोगों का भी इंटरेस्ट उस हिसाब से डेवलप हो सकता है। तो साथ में मिलकर ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। टीम ऐसे ही कम्युनिटी में डेवलप होती है। बाकी What do you have to say to the young artist? यार ये तो सेना में जाने जैसा है, तो कि भाई मरने के लिए तैयार होना। तो बाकी ठीक है, आपको एक में स्किल डेवलप करनी है। नहीं तो स्किल डेवलप नहीं, आगे बोल रहा हूँ ना कि आपको एक स्किल डेवलप करके रखनी चाहिए पहले कि इससे मैं कमा खा लूँगा। और ये चीज़ है, अब जैसा कि वही चीज़ जो आपने बोली कि 1 मिनट वाली चीज़ है, तो अगर कोई आर्टिस्ट जो मतलब जैसा अगर मैंने कहा कि बिजनेस करने के लिए आ जा रहे हैं, बिजनेस करो उस चीज़ के, इसको आर्ट मतलब आर्ट के तौर पर मिक्स मत करो दो चीज़ों हाँ, दोनों चीज़ों। तो ये है ना कि ये आर्ट जो है ना, किसी को भी प्रिपेयर होके आना है तो ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। सही बात है, है ना। तो ये वैसा ही है कि भाई ये तो ट्रेंड बदलते रहेंगे, तो हर दौर में बदलती रीतों को कैसे आदर्श बनाओ। तो चित्रलेखा फिल्म का गाना है, उसके अंदर ये दिखाई है, तो उसमें ये कहा है, तो ये वैसे ही हमारे जीवन में भी अप्लाई है। आई थिंक वी शुड नॉट हेट द इन्फ्लुएंसर्स। अब ये भी हो गया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि ये चलो बिना बात के फेमस हो गया है, क्या सबके दिमाग में आता है, तो हमें उनको हेट करने की भी जरूरत है। नहीं, ऑफ कोर्स हेट करना तो बहुत ही स्टूपिडिटी है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि उनका काम इजी है तो नहीं है। रोज रिकॉर्ड करना, कंसिस्टेंट रहना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू। एंड आपको अपनी लिटरली वो रिस्क लेना रोज कि आपको कुछ भी करना है टू रिमेन रेलेवेंट, और आप कभी भी किसी दिन के आप खत्म हो सकते हो। कोई डबिंग पे जाता है ना, तो उसको समझ में आ जाएगा, अरे यार जो लिपसिंग कर पा रहे हैं ना, ये भी बड़ा चैलेंजिंग काम है। ये बहुत मुश्किल है जो लोग लिपसिंग कर लेते हैं। और दूसरी बात है कि सही बात, वो हेट नहीं करने की तो बिल्कुल सही बात है। हेट क्यों करना, वो अपने प्रमोटर से अपनी फिल्म प्रमोशन में काम आएंगे वो लोग। सही बात है, ऑडियंस कमाएंगे ना वो जो कर रहे हैं वो भी तरीके का आर्ट है भाई। मतलब उन्होंने अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के उस पे मोनेटाइज किया है, तो वो बिजनेसमैन भी है और वो एक आर्टिस्ट भी है। आप उसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी फिल्म बना रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, जो एक कोई ऐसा कैरेक्टर लिखता हूँ जिसको एक्टिंग कम दिखानी होगी, छोटा सा सीन है, मैं किसी इन्फ्लुएंसर पे ले लेता हूँ, उसी बारे में मेरी फिल्म प्रमोट हो जाएगी। सही बात है, वो यूज कर वो प्रमोशन में काम आएंगे वो लोग। जैसे कि इसमें जो बात है आर्ट और बिजनेस की बात है, देखो आर्ट लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने सुकून के लिए म्यूजिक करते हैं या सुकून के लिए लिखते हैं, कविता लिखते हैं, फिल्म लिखते हैं सुकून के लिए, लेकिन उनका ऑलरेडी कुछ बिजनेस चल रहा है, उनको वो बस अपने लिए चाहिए। कुछ लोग होते हैं जैसे कि बचपन से ही वो तैयारी में लग जाते हैं शास्त्रीय संगीत की, और बड़े होकर उनका एक मोटिव होता है कि मुझे बड़ा होकर लोगों को सिखाना है। भले पैसे मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, दिस इज व्हाट आई डेडिकेट माय लाइफ। वो उसको पहले से पता होता है, वो बड़ा होकर टीचर बनता है, या फिर वो शोज करता है जहाँ पे लिमिटेड लोग आते हैं जो उस पर्टिकुलर म्यूजिक को पसंद करते हैं। सही बात। लेकिन वो कॉन्सेप्ट इमेजिन नहीं कर रहा है, वो क्वालिटी अपनी जो आर्ट की है वो दिखाना चाह रहा है। तो वो एक प्रॉपर तरीका है अपने आर्ट एंड ऑफ द डे आर्ट तो लोगों को दिखाना होगा ना, सही बात है। तो उसकी तैयारी तो आपको करनी होगी। तो एक क्लासिकल ट्रेंड सिंगर स्टेज पर अगर गा रहा है ना, तो वो अदब के साथ गाता है। ऋषभ शर्मा इज एन एग्जांपल कि सितारिस्ट होके उन्होंने कैसे मॉडर्न को उसको जनरल अप करके वो सो दिस इज आर्ट, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, सितार का कॉन्सर्ट कर रहे हैं।
हाँ। ये क्रिएटिविटी है। मैं वहाँ पे जैसे कि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से आप आर्ट को करोगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन खिलवाड़ मत करो आप उसको, क्योंकि वो खिलवाड़ करो आप चलेगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता। क्योंकि आपकी गलतफहमी ये होती है कि आप 4 दिन म्यूजिक सुन करके या 4 दिन कोई भी आर्ट फॉर्म करके आप 440 साल तक आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, तो नहीं होगा। सिंपल सा। तो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं इनको ये मैं कहना चाहूँगा कि आप आर्ट से पैसा कमा सकते हो, लेकिन आप उसकी प्योरिटी को समझ लो, उसको बिना सीखे, इसलिए कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा होता है, तो पूरा ज्ञान लो और उसके थ्रू पैसा कमाओ। सो थैंक यू सो मच गाइस आने के लिए। इट वाज वेरी वैल्यूएबल टॉकिंग टू यू गाइस। काफ़ी नया पर्सपेक्टिव सुनने को मिला, जानने को मिला, सीखने को मिला। वी वुड लाइक टू हैव सच कॉन्वर्सेशंस इवन मोर, and